जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था। सबसे पहले डीएनए का अवलोकन किसने किया था? तो सबसे पहले जो डीएनए का अवलोकन किए थे वो थे कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को देखा था। कार्लसबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को तो देखा था, लेकिन उसका कोई मॉडल नहीं दिया था। कार्लसबर्ग ने कोई इमेज नहीं बताया था कि डीएनए कैसा है कैसा नहीं है। अगर डीएनए का उसके बाद से एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक आए, वो बताए थे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडलीय होता है। समझ लेना, यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, इसी को डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलीय कहा जाता है। तो कि ये किसने बताया था? ये बताए थे वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। और कार्लसबर्ग ने सिर्फ डीएनए का अवलोकन किया था, सिर्फ डीएनए को देखा था। अब देख लेते हैं डीएनए होता कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो हमारा शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और हर कोशिका में मतलब केंद्रक है, ठीक है। तो हर केंद्रक में डीएनए है, हर केंद्रक में डीएनए है। तो जो हमारा डीएनए है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए कि एक कोशिका है, केंद्रक इसको कहा जाता है। इसमें ही डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। तो इसमें पहले न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम अगर इसको सिंगल सिंगल ऐसे कर दिया जाए, अगर अलग अलग इसको बांट दिया जाए तो इस संख्या में हो जाएगा 46। और अगर इसको ज्वाइंट ही देखा जाए तो इस हो जाएगा जोड़ों में 23 जोड़ा। कितना हो जाएगा? देखिए, जोड़े में कितना हो जाएगा? जोड़े में हो जाएगा 23 जोड़ा। और अगर इसको संख्या में कर दिया जाए, देखिए डबल है, डबल तरफ से जुड़ा हुआ है, डबल एक्स के जैसा है, मतलब जुड़ा हुआ है। अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो ये सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो संख्या में हो जाएगा 46 और जोड़े में हो जाएगा 23। तो संख्या में कितना हो जाएगा? संख्या में हो जाएगा 46। समझ गए आप? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका में होता है केंद्रक और इसी में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ही अगर खींच दिया जाए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है जोहासन। जोहासन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उनको मतलब चीजें जो थी ज्यादा ही मतलब इंटरेस्ट था उनको और जानने की इसमें क्या क्या है, ठीक है। मतलब जोहना मतलब उत्सुकता थी उनको जानने की और आगे जानने की कि इसमें क्या क्या है। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींचे देखने के लिए कि इसमें क्या क्या है। उनको कहा नहीं जाता, किसी किसी को ज्यादा ही जिज्ञासा होती है जानने की वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वैसे ही जो जोहासन नाम के वैज्ञानिक थे, इनको ज्यादा ही जिज्ञासा थी जानने की कि इसमें और क्या हो सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसको और इन्होंने खींचा। तो इन्होंने जो खींचा इस समूह को बोल दिया इन्होंने डीएनए, इसको कहा डीएनए। और इन्होंने क्या किया, फिर इसको और खींचा और खींचकर देखना चाहा कि इसमें और क्या है और क्या कैसा इसका स्ट्रक्चर है क्या है। इन्होंने जोहासन नहीं ढूंढे थे, ये इनको जानने की जिज्ञासा थी कि और क्या है। तो इन्होंने और इसको खींचा और लंबा किया, तो इसको बोल दिया इन्होंने जीन। इसको क्या कहा गया? जीन कहा गया। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये तो बोले थे वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। समझ गए यहाँ पे जोहासन? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स द्विकुंडलीय होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो डीएनए है ये जो रस्सी की तरफ ऐसा गया हुआ है, समझ गए यहाँ पे? ये रस्सी के जैसे ऐसे गया हुआ है, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये जो बाहर की तरफ देख रहे हैं इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। और जो यहाँ आकर ये ज्वाइंट हो रहा है, जो जगह पे ये ज्वाइंट हो रहा है, इसी को कहा जाता है क्रोमोटिन। इसी को क्या कहा जाता है? क्रोमोटिन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, मेन फोकस कर लेते हैं डीएनए पर। देखिए, जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एक माँ है, माँ के पेट में कोई बच्चा पल रहा है और उस बच्चे के हाथ में 5 ही उंगली होनी चाहिए। उस बच्चे की जो आँख है 2 ही होनी चाहिए। उस बच्चे का जो नाक है 1 ही होना चाहिए। मुंह है मतलब यहाँ होना चाहिए। अगर मुंह यहाँ हो गया, नाक यहाँ हो गया तो खाएगा यहाँ से, सूंघेगा यहाँ से, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी।
उस बच्चे के जो दांत है 32 ही होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बाल है सर पे होनी चाहिए, मुंह पे नहीं होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है? पेट के अंदर जो बच्चे के जो इन्फॉर्मेशन देता है, पेट के अंदर भी कौन ये बताता है कि बच्चे का स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही बच्चा बनना चाहिए, ये बताता है डीएनए। डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चे की क्या क्या में मतलब होनी चाहिए, उंगली होना चाहिए, 2 पैर होनी चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे हो जाता है डीएनए इफेक्टेड। कभी कभी डीएनए में प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को कहा जाता है डीएनए इफेक्टेड, उसमें कमी आ जाती है, ये गलत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चला जाता है डीएनए के पास, तो उसको कहा जाता है डीएनए इफेक्टेड। देखिए कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है, किसी बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके 5 उंगली की जगह एक और उंगली निकला रहेगा, 6 उंगली मतलब निकला रहेगा, और उसका जो आँख है वो 2 की जगह 3 निकला रहेगा, और उस बच्चे में पूंछ भी निकला रहेगा, समझ गए। तो इसी को कहा जाता है डीएनए इफेक्टेड, मतलब गलत, डीएनए के पास थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, इसीलिए जो बच्चा होता है उसका ऐसा हो जाता है, 2 आँख की जगह 3 हो जाता है, 5 उंगली की जगह 6 हो जाता है, ऐसे केस देखने को मिलता है ना। तो इसी को कहा जाता है डीएनए इफेक्टेड, मतलब कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है डीएनए के पास। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है अगर डीएनए के पास पहुंच गया, वो जीन में चला गया, तो ये स्वाभाविक है, ये बिल्कुल ही मतलब करेक्ट है कि आने वाली पीढ़ी में भी वो डेवलप हो जाएगा। जो पीढ़ी आने वाला है उसमें भी बातें होंगी, जो डीएनए में चला गया, अगर जीन में कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन है चला गया, तो आने वाला जो पीढ़ी है उसमें भी वो बातें इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो अगर मानव जाति जो मानव खानदान से चला आ रहा है, मानव खानदान का मतलब ये है कि पर्सनली किसी का खानदान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मानव खानदान की, मानव आनुवंशिकता की बात कर रही हूँ। अगर कोई मानव पीढ़ी से चला आ रहा है, जो मानव होते हैं उस पीढ़ी से चला आ रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, वही हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसमें डेवलप होगा, उसमें आगे जाएगा, समझ गए। तो मान लीजिए कि कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, तो दिमाग से है, बहुत ज़्यादा विद्वान है, तो उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में उतना ज्ञान है, वो उतना समझ रहा है, पढ़ रहा है। अगर वही चीज़ किसी के डीएनए में या फिर जीन में चला गया, तो जो उसका बच्चा है वो जब पैदा होगा तो पैदा होते ही वो इतना ही विद्वान पैदा होगा, उतना ही समझदार पैदा होगा। अगर वो जीन में चला गया तब, अगर तो ब्रेन में है तो उसका जो जीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो ये नहीं है कि ज्ञानी का बच्चा जो है ज्ञानी ही पैदा होगा, पढ़ेगा तभी ज्ञानी पैदा होगा, क्योंकि ये डीएनए और जीन में जाएगा तभी वो आगे मतलब विद्वान होगा या फिर जो भी होगा। अगर डीएनए और जीन में नहीं गया तो फिर वो आगे पढ़ना पड़ेगा उसको, तब विद्वान होगा। लेकिन जो उसका डीएनए में है, डीएनए में कहने का मतलब ये है कि माता पिता कैसे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, डीएनए में है। तो वो जो आने वाला पीढ़ी है उसमें भी यही डेवलप हो जाएगा कि हमारे माता पिता की जो 5 उंगली है ऐसे है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आप माता पिता ऐसे हैं तो बच्चे में भी ऐसा होना चाहिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जरूरी नहीं है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाता है जिसको इफेक्टेड हो जाता है डीएनए पे। तो ये समझ गए आप डीएनए के बारे में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और चीज, जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है ये सिंगल कुंडली का होता है, ठीक है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। ये जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स है और जो आरएनए है सिंगल हेलिक्स है, समझ गए। अब ये यहाँ पे ध्यान दिए थे हम, डीएनए जो होता है ऐसे जो होता है, इसको जो बाहरी वाला होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जहाँ मिलता है इसको क्रोमोटाइड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम डीएनए जो डीएनए है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये जो डीएनए है इसके बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, जो डबल हेलिक्स है, जो रस्सी टाइप के, इसके बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ बनता है उसको पॉली भी कहा जाता है, तो इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये डीएनए है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा चलता ही जाएगा, तो इसीलिए इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, समझ गए। जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझ गए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए के फुल फॉर्म क्या होता है,
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए है इसको दो भागों में डिफाइन किया गया है, एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फास्फेट। फास्फेट जो है वो फास्फोरस का फॉर्म है, समझ गए यहाँ पर। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला देने से होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के क्या चीज से होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर होता है, और फास्फेट जो होता है फास्फोरस। तो हम कह सकते हैं जो डीएनए हमारा है ये शुगर क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, मेन जो तीन चीजें हैं, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट है जो फास्फोरस के फॉर्म में रहता है। ये तीन चीजों से मिलकर जो बना है डीएनए हमारा बना है, समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन जो बेस है वो दो भागों में डिफाइन किया गया है, दो भागों में है। तो एक हो जाता है प्यूरिन और दूसरा हो जाता है पाइरिडिमिन। तो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन को कहा जाता है, प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन। जो प्यूरिन होता है उसमें क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और जो पाइरिडिमिन होता है इसमें हो जाता है थायमिन और साइटोसिन, समझ गए। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो डबल स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक्स डीएनए जो हमारा है, तो इधर कैसे हमारा डीएनए बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो ये हमारा डीएनए है ऐसे बना हुआ है डबल हेलिक्स, तो जो इधर का पार्ट है, इधर का ये हो जाएगा ए, और इसी साइड का जो ये अंदर वाले की मैं बात कर रही हूँ, ये अंदर का, ये इधर का हो जाएगा टी, फिर इधर हो जाएगा जी और इधर हो जाएगा सी, मतलब ये शॉर्टकट में ए जी। अगर हम प्यूरिन को शॉर्टकट में जो इसका फॉर्म है, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, जो प्यूरिन है और पाइरिडिमिन है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, प्यूरिन जो एडेनिन और ग्वानिन होता है इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, एजी, है ना। तो देखते हैं आप गांव में औरतें अपने हस्बैंड को बोलती है ना एजी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको कह सकते हैं एजी, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पाइरिडिमिन है इसको थायमिन और साइटोसिन कहा जाता है, मतलब शॉर्टकट में टीसी कहा जाता है। तो इधर का ध्यान दीजिए, जो हमारा डीएनए है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स जो है, इधर का पार्ट हो जाएगा ए, और इधर का प्यूरिन का साइड के इधर का हो जाएगा ए, और जो पाइरिडिमिन है इधर का हो जाएगा टी, और फिर इधर आ जाएगा क्या, ग्वानिन है तो जी, और उधर है साइटोसिन तो क्या आ जाएगा इधर टी सी। तो वैसे ये चलता जाएगा एजी 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 इस साइड, और जो ये हो जाएगा प्यूरिन के साइड, और ये हो जाएगा पाइरिडिमिन के साइड। तो इधर चलता जाएगा टीसी 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 टीसी, समझ गए आप, मतलब थायमिन साइटोसिन, और इधर चला जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, समझ गए यहाँ पर। अब एक बात यहाँ पे ये है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डीएनए से आरएनए बन सकता है या फिर आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, कैसे बन सकता है, जो हमारा पाइरिडिमिन है इसमें जो थायमिन है, पाइरिडिमिन में जो थायमिन है टी, अगर ये टी को हटा दिया जाए, थायमिन को हटा दिया जाए और यहाँ पे यूरेसिन कर दिया जाए, तो ये हमारा आरएनए हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, आरएनए। और अगर यूरिन को हटाकर अगर टी कर दिया जाएगा, मतलब थायमिन कर दिया जाए, तो हो जाएगा डीएनए। तो सिंपल सी बात है कि थायमिन रहेगा तो डीएनए, और यूरेसिन हो जाएगा तो आरएनए। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, ज्यादा फर्क नहीं होता है डीएनए आरएनए में, बस थोड़ा सा फर्क होता है डीएनए आरएनए में, समझ गए। तो आप डीएनए तो कंप्लीट समझ गए क्या होता है डीएनए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आरएनए के बारे में हम डिटेल से आपसे बात करते हैं। चलिए अब आरएनए को देख लेते हैं, ठीक है, आरएनए को देख लेते हैं। आरएनए जो है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है। देखिए आरएनए क्या क्या जिससे मिलकर बना होता है, आरएनए शुगर, मतलब राइबोस होता है तो राइबोस शुगर होता है, और जो बेस होता है, जो आरएनए का बेस होता है, ये थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिन, थायमिन की जगह थायमिन हो जाएगा तो डीएनए, और थायमिन की जगह अगर यूरेसिन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कर देंगे तो ये हो जाएगा आरएनए। आरएनए जो होता है वो एकल कुंडली होता है, समझ गए यहाँ पर। आरएनए ऐसा होता है, एकल स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, वो सिंगल हेलिक्स से बना होता है आरएनए, सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए, समझ गए यहाँ पर। जो आरएनए का काम है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब ये है कि आरएनए जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे बॉडी में। अब कैसे करता है ये ध्यान दीजिए, 10 अनावश्यक पदार्थ, जो हमारे बॉडी में 10 अनावश्यक पदार्थ पहले ही होते हैं, पहले से 10 अनावश्यक पदार्थ हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं,
और 10 आवश्यक जो हम भोजन के जरिए लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, और उसमें से 10 जो आवश्यक होता है वो, तो 10 और 10 को मिलाकर क्या हो जाएगा 20। तो 20 एमिनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ गए? अब यहाँ पे प्रोटीन बनता कैसे है ये ध्यान दीजिए, इसका प्रोसेस क्या है। तो आरएनए जो है ये 3 भाग में काम करता है, 3 टाइप से ये वर्क करता है। अपना पूरा प्रोसेस इसका है वो 3 टाइप से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आरएनए है पहला तो है मैसेंजर आरएनए। देखिए जो हम भोजन करते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। पहले से तो 10 आवश्यक पदार्थ तो है ही हमारे शरीर में, और जो 10 आवश्यक जो भोजन के जरिए हमारे पेट में जाता है, जो हम भोजन करते हैं, तो उसको पहचान कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है। इसको स्मॉल से लिखते हैं मैसेंजर आरएनए, स्मॉल एम फिर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? पहचान करता है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं उसमें क्या चीज की जरूरत है हमारे बॉडी में, कौन सी प्रोटीन की जरूरत है उस टाइम पे, तो उसी को पहचान करता है और उससे 10 खींच लेता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? 10 खींच लेता है। तो वहीं पे खड़ा रहता है, जैसे हम भोजन करते हैं वहीं पे खड़ा रहता है और तुरंत उसमें से 10 चीजें खींच लेता है। तो देखिए अगर मैसेंजर आरएनए भोजन जो जरूरत चीजें हम खा रहे हैं वो प्रोटीन लेकर अगर डायरेक्टली आरएनए के पास, राइबोसोम आरएनए के पास जाएगा, तो बीच में तो छूट जाएगा। अगर और कोई ऐसा प्रोटीन जो जरूरत है इसको, वो तो निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए एम आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए ये वहीं पे खड़ा रहता है और देखते रहता है, पहचान करता है कि जरूरत की चीजें क्या आ रही हैं। तो जो जरूरत की चीजें आती है उसको क्या करता है कि रख लेता है, अब अपने पास रख लेता है और कहाँ भेज देता है? ट्रांसफर आरएनए के पास, मतलब टी आरएनए के पास। इसको भी स्मॉल से लिखते हैं। ये कहाँ भेज देता है? ट्रांसफर आरएनए के पास। ये परिवहन का काम करता है, ये बीच में होता है। इसको जब मैसेंजर आरएनए टी आरएनए के पास दे देता है, तो टी आरएनए क्या करता है? आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचा देता है। 10 जो प्रोटीन होता है वो आरएनए के पास पहुंचा देता है, राइबोसोम आरएनए के पास पहुंचा देता है। और आपको पता है कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वहां पे जाकर क्या हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो आप समझ गए कि 10 अनावश्यक जो ऑलरेडी हमारे शरीर में है, 10 आवश्यक जो मैसेंजर आरएनए पहचान कर उसको लिया है और ट्रांसफर आरएनए के पास भेजकर ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के पास पहुंचाया है, राइबोसोम आरएनए के पास, वहां पर जाके प्रोटीन का निर्माण हुआ है। इतनी बात कंप्लीट आ गई। तो 10 मिलाकर 20 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आप समझ गए कि आरएनए में प्रोटीन का निर्माण का प्रोसेस क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं और आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या है और आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस क्या कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए जो डीएनए है, डीएनए अगर अपने जैसा एक और डीएनए बना ले, कहने का मतलब ये है कि डीएनए फोटोकॉपी करने लगे, अगर फोटोकॉपी करने लगे अपने जैसे एक और डीएनए बनाने लगे, तो उसी को कहा जाता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन कहा जाता है जो डीएनए है अपने जैसे एक और डीएनए बना ले, मतलब फोटोकॉपी करने लगे। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से फिर डीएनए बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जब आरएनए प्रोटीन बन जाता है, आरएनए में जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसलेशन। मतलब ये है कि जब ये प्रोटीन बन गया है तो वापस ये आरएनए नहीं बन सकता है, इसीलिए इधर से तीर का निशान वापस लौटने का नहीं है, क्योंकि प्रोटीन आरएनए नहीं बन सकता है। जब आरएनए प्रोटीन बन गया है तो प्रोटीन आरएनए नहीं बन सकता है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि जो डीएनए है अपने जैसा फोटोकॉपी करने लगे उसको क्या कहते हैं। समरी के तौर पे देखिए यहाँ पर जो डीएनए है अगर फोटोकॉपी करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए आरएनए बन जाए तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और फिर वापस आरएनए डीएनए बन जाए तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जब आरएनए प्रोटीन बन जाता है तो ट्रांसलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये वापस आरएनए नहीं बन सकता है प्रोटीन। आई होप कि आप डीएनए और आरएनए अच्छे से समझ गए हैं, डिटेल से समझ गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।